नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कानपुर के साथ। कानपुर में बैंक में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया कि गोल्ड चेस्ट से चोरी किया गया कि लाखों का सोना। सुरंग के जरिए बैंक में दाखिल हुए चोर, चोरी किए गए गोल्ड के वैल्यूएशन का कार्य जारी है। कैश चेस्ट में नहीं दाखिल हो पाए चोर। फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड भी जांच में जुटी हुई है। बैंक कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। सचंडी थाना में स्थित एसबीआई की ये घटना है। तो कैश चेस्ट में दाखिल नहीं हो पाए चोर और ये वारदात को अंजाम यहां पर दिया गया कि चोरों की ओर से फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम भी, और लगातार जांच की जा रही है। बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर अब पुलिस भी पहुंच गई है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार जांच जारी है और चोरों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। कितना सोना यहां पर चोरी हुआ है, कितना गोल्ड यहां से चोर चुरा कर ले गए, इसकी वैल्यूएशन जारी है। कानपुर की बात कर रहे हैं जहां पर एसबीआई में ये चोरी हुई है। तो बैंक कर्मचारियों से भी लगातार अब पूछताछ जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम बाबू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम बाबू, पूरी खबर विस्तार से बताइए, कैसे चोरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और अभी फिलहाल क्या अपडेट है? जी मैं आपको बताऊं, कल रात सचेंदी थाना क्षेत्र के सचेंदी कस्बे में ही एसबीआई की ब्रांच है। यहाँ पर बैंक के पीछे से कुछ चोरों ने सुरंग के जरिए बैंक में दाखिल होते हैं और यहाँ गोल्ड चेस्ट में लाखों का सोना चोरी कर चले जाते हैं। हालांकि वह लोग सुरंग के जरिए बैंक में दाखिल हुए, लेकिन कैश चेस्ट तक नहीं पहुंच पाए लाख प्रयास के बाद भी, और गोल्ड चेस्ट से लाखों का सोना चोरी होने की संभावना जताई जा रही है। अभी फिलहाल वहां पर बैंक के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं और पड़ताल की जा रही है कि कितने वैल्यूएशन का सोना चोरी हुआ है और कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया ओम बाबू, आपने ये तमाम जानकारी दी। आप नजर बनाए रखिएगा। और अगली खबर है रामपुर से। आजम खान और उनका परिवार रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंच गया है। आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और आजम की पत्नी तांजिन फातिमा भी कोर्ट में पहुंच गई हैं। कोर्ट ने आजम खान को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का कल आदेश दिया था। अब्दुल्ला आजम की 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर ये सुनवाई हो रही है। पूरा परिवार अब कोर्ट में पहुंच गया है। कल कोर्ट में पेश न होने के चलते जुर्माना भी लगाया गया था 10,000 रुपए, और अब जो कि आज कोर्ट में पहुंच गया है पूरा परिवार। तो 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये मामला है और इसी मामले को लेकर लगातार जो कि पेशी की तारीख दी जा रही थी, लेकिन आजम खान कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। और अभी की बात करें तो अब आजम खान का परिवार कोर्ट पहुंचा है। 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये मामला है, अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल सक्सेना जुड़ गए हैं। विशाल, पूरी खबर विस्तार से बताइए, क्योंकि आजम खान जो कोर्ट में पेश होने के लिए अपने परिवार सहित पहुंच गए हैं, अभी कोई अपडेट इस खबर पर? इस मामले में अभी फिलहाल जो गवाह है, गवाहों से दोनों वकीलों की बहस चल रही है और बहस के बाद ही जो है आगे क्या मतलब उसमें तारीख मिलती है या क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है विशाल, यानी कि अब देखने वाली बात ये होगी तारीख कब मिलती है, लेकिन आज को लेकर कोई अपडेट हो? लगता है विशाल से संपर्क नहीं हो पाया है। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, ये तमाम जानकारी आपने दी। आजम खान का परिवार पहुंच गया है कोर्ट। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये मामला है और एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर आज सुनवाई मुश्किल नजर आ रही है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से ये बड़ी जानकारी, जहां पर निकाय चुनाव पर आज सुनवाई मुश्किल दिख रही है।
चुनाव अधिसूचना जारी करने पर आज तक के लिए रोक लगाई गई है। आज सुनवाई और फैसले की उम्मीद पहले जताई जा रही थी, जो कि अब बहुत कम उम्मीद नजर आ रही है। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक हाईकोर्ट में जारी की छुट्टियां रहेंगी और आज की अगर बात करें तो आज भी सुनवाई की उम्मीद काफी कम यहां पर नजर आ रही है और 24 दिसंबर के बाद 1 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी, तो ऐसे में सुनवाई की उम्मीद यहां पर काफी कम नजर आ रही है। आज तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव अधिसूचना जारी करने पर आज तक के लिए रोक थी और अब आज सुनवाई होनी थी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को याद किया। बाद में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव टालने को लेकर षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों को सीट देने पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। अखिलेश कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर कहा कि पिछली सरकार आतंकियों के साथ खड़ी होती थी। के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का आज 120वां जन्मदिन है और किसान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज नूरपुर में जो उनका जन्म स्थान है हापुड़ में, वहाँ एक कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित एक बड़ा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में मुझे भी रहना है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में काम करती रही है और चौधरी चरण सिंह जी के जो उनका मार्ग था, उस मार्ग पर हम लोग, असंख्य लोग उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर हम लोग चल रहे हैं और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में समाज की बेहतरी के लिए काम भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता चौधरी साहब के जो मार्ग दिखाया उस पर चलकर हम लोग कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव का मामला कोर्ट पहुंच गया, बीजेपी किस तरीके से तैयारी कर रही है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा, हमारी तैयारी पूरी है और हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय का, उस निर्णय के आधार पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। अगर कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, हमारी पूरी तैयारी है और हम तुरंत एकदम प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है उसे प्रारंभ करके जनता के बीच में जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया जो लटकने वाला मामला है, इसके पीछे आप किसी षड्यंत्र को लेकर आगाह कर रहे थे, क्या है ये? नहीं, आपको जानकारी है कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग कोर्ट गए हैं, सारी जानकारी आप सबको है। और जिन लोग जो तैयारी जिनकी नहीं है, वो चुनाव में तैयारी अभी कर नहीं पाए, अभी गठबंधन कौन कौन होगा, किसे किसे साथ लेना है, तो वही लोग इसके पीछे हैं। सपा, रालोद और आजाद समाज पार्टी के साथ नगर निकाय चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी इसको किस तरीके से ले और क्या रणनीति खासकर पश्चिम यूपी के लिए आपको बदलनी पड़ेगी? 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, सारे दल हमारे खिलाफ चुनाव गठबंधन में लड़े थे और आपने परिणाम देखे हैं। तो परिणाम, जनता का गठबंधन मोदी जी से और योगी जी से है, कोई असर नहीं पड़ेगा जी। सब लोग लड़ेंगे चुनाव, हम भी लड़ेंगे, लेकिन हम जनता की बेहतरी के लिए संकल्प के साथ हैं। वो अपने तत्कालिक गठबंधन है, उसके बाद गायब हो जाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था और कोविड को लेकर की मीटिंग होगी। शीतलहर के राहत कार्य की भी समीक्षा यहां पर की जाएगी। जन शिकायतों के निस्तारण पर बात होगी। शाम को 6:30 बजे सीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो शीतलहर के राहत कार्य की भी समीक्षा की जाएगी। कानून व्यवस्था और कोविड को लेकर भी मीटिंग होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक आज शाम को 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। चाहे कोविड के लिहाज से हम बात कर लें, ठंड के लिहाज से बात कर लें, लगातार शीतलहर का प्रकोप भी इस वक्त प्रदेश में जारी है। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संकेत, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है तो ठंड को लेकर भी बात करना जरूरी है, तमाम निर्देश देना जरूरी है अधिकारियों को। और अभी की बात करें तो कोविड को लेकर भी जो मौजूदा हालात बने हुए हैं काफी महत्वपूर्ण है, इस पर भी बात करना। इन तमाम चीजों को लेकर 6:30 बजे जो मुख्यमंत्री बैठक लेंगे, कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या जानकारी? देखिए, आज की जो बैठक है ये मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6:30 बजे होगी और ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। दरअसल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए इस बैठक की समीक्षा करेंगे कि आखिर कोविड में की क्या उत्तर प्रदेश में तैयारियां हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड से बचाव, जागरूकता और अपनी तैयारियों को लेकर बैठक करते रहे हैं, लेकिन आज समीक्षा बैठक होगी और इसके अलावा जो सर्दी है, शीतलहर से निपटने के लिए क्या राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं तमाम अफसरों की तरफ से, उसकी भी आज समीक्षा की जाएगी। वहीं कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में अफसर किस तरीके से जुटे हुए हैं, क्या कुछ कमियां हैं, उनको दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। वहीं अगर हम बात करें जो जनसुनवाई और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, उसमें जो शिकायतें आती हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, उन शिकायतों में किस तरीके से निस्तारण किया जा रहा है, उसकी निस्तारण से आम जनता कितना संतुष्ट है, इन बिंदुओं की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। शाम 6:30 बजे बैठक आयोजित होगी और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे ही करेंगे। उसके बाद अगर कहीं पे हीला हवाली होती है तो अफसरों को भी सख्त निर्देश देंगे, अफसरों को फटकार भी पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो काम करने की शैली है कि लगातार वो इन सभी बिंदुओं पर निर्देश देते आ रहे हैं और आज समीक्षा का मौका है। आज इस बैठक में वो समीक्षा करेंगे और इस बैठक में तमाम अपर मुख्य सचिव रहेंगे। अलग अलग बैठक को लेकर लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। संकेत मिश्रा, आपने ये तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, महाराजगंज की बात करते हैं, जहां पर इरफान सोलंकी की पत्नी और भाई जेल में उनसे मिलने के लिए पहुंचे। जिला जेल महाराजगंज में पहुंचे और इरफान सोलंकी की पत्नी और उसके भाई एक साथ में आए और यहां पर अन्य सहयोगी भी मिलने के लिए पहुंचे। जेल के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एसपी के विधायक हैं इरफान सोलंकी और शिफ्ट इसलिए किया गया उन्हें महाराजगंज जेल में क्योंकि वहां पर भीड़ उनके समर्थकों की ज्यादा जुट रही थी। जो समस्या थी वो अभी भी बरकरार है महाराजगंज जेल में शिफ्ट करने के बाद। नहीं ठीक है। अंदर की क्या स्थिति है? अच्छी है, खाने का रहने का क्या सुविधा मिल रहा है उनको? नहीं ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या बोले हैं आप लोगों को? कोई संदेश दिया है? बोला है कि सब दुआ करें उनके लिए और बाकी ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहने के लिए कोई आप संदेशा वगैरह कुछ भेजे हैं? नहीं, बस ठीक है, बोले कि सबको बोले हमारे लिए दुआ करें और बाकी सब अच्छी फैसिलिटीज अच्छी है और बस ठीक। अंदर सब ठीक है? हाँ बढ़िया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लखनऊ में छापेमारी की। रात को 2 बजे वो शहीद पथ के मोरंग मंडी में पहुंचे और मोरंग लदे ओवरलोड ट्रकों का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने फोन पर अफसरों को फटकार भी लगाई और ओवरलोड गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने दोषी अफसरों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल ने 46 गाड़ियों का चालान काटा और 28 गाड़ियों को पकड़ा है। को देखते हुए उत्तर प्रदेश में तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्रा करने वाले यात्रियों की रैंडमली टेस्टिंग होगी। इसके साथ ही साथ बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भी तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर जी हैं। मंत्री जी, कोविड का नया संक्रमण है, बड़ा एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री जी नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एडवाइस दे रहे हैं। किस तरीके से परिवहन विभाग में इन चीजों की देखरेख की जा रही है, क्या कुछ किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी अधिकारियों की बैठक कल संपन्न हुई है। सब हम लोगों के दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। उसके तहत हम लोग जो है परिवहन निगम की हमारे जो डिपोज हैं वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था, वहाँ पर लोग जो है मास्क पहन करके चलें और जो है इसकी अपील किया जा रहा है। और जहाँ भीड़ भाड़ की अवस्था जगह हैं वहाँ पर इस तरह की जो प्रिकॉशन के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या मास्क अनिवार्य करेंगे बसों में? क्योंकि बस अड्डों पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो यात्री हैं वो बस में मास्क जरूर लगा के बैठें। रैंडमली टेस्टिंग के लिए क्या सीएमओ से बात हो रही है? जिलों में बस अड्डों पर कैंप लगाए जाए, वहां पर टेस्टिंग हो? नहीं, देखिए, हम अभी अनिवार्य नहीं करेंगे, कोई ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि एक साथ सब लोग बस में चलते हैं, मालूम नहीं कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, कैसा है। अभी तो हमारे देश में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन ये हम लोग प्रिकॉशन के तौर पर ये लोगों से
तो अपील कर रहे हैं कि मास्क के साथ चलें। हम लोग अपनी बसों में साफ सफाई और वहाँ पर डिपोज पर भी कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें से निपटने के लिए पहले से हम तैयार रहें। आपके विभाग में 2 बड़े फैसले लिए गए मंत्री जी। एक, कोहरे में बस न चलाने का फैसला लिया गया। दूसरा, ओवरलोडिंग पर बहुत सख्ती की गई। आप लगातार ओवरलोडिंग को लेकर के छापे मार रहे हैं, चीजें भी नियंत्रित नहीं हो पा रही हैं, अफसर लापरवाही कर रहे हैं, लगातार ऐसी चीजें आप खुद पकड़ रहे हैं। इसका मतलब नीचे तक एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही चीजें। नहीं, देखिए, अभी हमने जो कल पकड़ा है इसमें हमने पासर को पकड़ा है, जो इनका पूरा एक रैकेट है। और ये जो हमारे अधिकारी जब घर में रहते हैं, जब जांच नहीं होती है, उस दरमियान ये करके निकालते हैं। पूरा उनकी रिकॉर्डिंग है, पूरा उनको लाइव चलते हैं, हजारों फोन उनसे कनेक्ट है। एक क्लिक पर हजारों लोग उनको सुनते हैं। इन लोगों ने इस तरह के नेटवर्क तैयार कर रखा है। उसको पकड़ा गया है, एसटीएफ को दिया गया है, इसकी जांच कर रही है। और इसमें जो भी पकड़े जाएंगे, जो भी दोषी होंगे, चाहे वो हमारे अधिकारी भी कोई दोषी होगा, तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमने कंट्रोल किया है, बहुत हद तक नियंत्रित है, लेकिन फिर भी अभी ये लोग जो है उस पे जो है मानक से ज़्यादा जो है लेकर के कुछ लोग हैं, जो एक रैकेट है वो चल रहा है। और इस पर हमने कार्रवाई की है और आगे भी ये हमारी ऐसे सख्ती चलती रहेगी। मैं चाहूँगा खनन विभाग भी। तो ओवरलोड गाड़ियों पर ये कार्रवाई की गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।